हे देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल का एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है। इससे पहले हमने डायटॉमिक मॉलिक्यूल को यूज़ किया था। इन केस यू डोंट नो, दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर द रिजिड रोटेटर। यू कैन गो टू दैट लिंक एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वन, क्योंकि उसी से हम एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ यूज़ करने वाले हैं। वहाँ हमने क्या यूज़ किया, एक रिजिड रोटेटर यूज़ किया। मतलब बेसिकली वो क्या करने वाला है, वो रोटेट करते रहेगा, करेक्ट। और जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है और वैसे वैसे ही हम देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एनर्जी लेवल सारी ऑब्टेन की थी। इन केस यू हैव फॉरगॉटन अ बिट, यू कैन जस्ट हैव लुक एट दिस एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिजिड रोटेटर का हमने केस लिया, 2 मासेस लिए, बीच में रॉड लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी लिया, m1r1 m2r2 के बराबर करते हुए आई की वैल्यू लेकर आए, और उसमें हमने ऊपर से एक्सप्रेशन से r1 और r2 की वैल्यूज़ डाल दी, आई की वैल्यू ऑब्टेन की, वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर आ गई, ठीक है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमने एल की वैल्यू यूज़ किया, एल की वैल्यू को लिखा कि हम ये एल की वैल्यू है। ई जे की वैल्यू के लिए हमने सारा डेरिवेशन जो है आपका किया है, और इसके बाद हम यहाँ तक हम नीचे तक आए हैं, ठीक है। इसके बाद ई जे की वैल्यू पे हमने जे की अलग अलग वैल्यूज़ डालते, ई की वैल्यू करी ऑब्टेन। इससे हमें क्या मिला, ये इतना मैंने फिर से रिपीट क्यों किया है, क्योंकि हमें इससे क्या मिला था, एनर्जी लेवल्स एक रिजिड रोटेटर के, या एनर्जी लेवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल के। बल्कि अब हम क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें। क्या फ़र्क है दोनों में, वहाँ हमने एनर्जी लेवल दिखाया कि हाँ भाई जब 0 होगा तो इतनी एनर्जी, ये होगा तो इतनी एनर्जी, ये होगा तो इतनी एनर्जी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि आप दोनों में ना एक कंपैरिजन देखो, बहुत सिमिलर ही है दोनों। जे की वैल्यू 0 के लिए 0 है आपके पास एनर्जी, जे की वैल्यू 1 के लिए आपके 2 इंटू समथिंग है, तो यहाँ पे 2 भी उसे लिख रहे हैं, सेम चीज़ है। आगे आपकी लेवल, आपका जे का लेवल जब 2 है तो आपके पास वहाँ पे 6 भी आ रहा है, 3 है तो आपका लेवल 12 भी आ रहा है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। फ़र्क क्या आ रहा है, ये कोई फ़र्क तो नहीं होता, आप चाहे तो बी की जगह भी पूरा पूरा लिखते हो, उसमें फ़र्क नहीं दिख रहा। फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है आपका। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लाइंस जो है ना वो इक्वली स्पेस्ड होनी थी, बट आई हैव ड्रॉन इन अ रफ हैंड, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्पेसिंग का इक्वालिटी नहीं है, नहीं तो आपको आपने बस उसको ध्यान देना है कि उनके बीच में स्पेसिंग बराबर आप देके आए, ठीक है। अदरवाइज दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट स्टिल ट्राई टू। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वेरियस क्या है, लाइंस जो आ रही हैं, ये लाइन क्या है, स्पेक्ट्रम। अब मैनी ऑफ यू विल बी वंडरिंग, एंड ऑल दो स्टूडेंट हु आर नॉट फिजिक्स स्टूडेंट, या whosoever has not seen a spectroscope and they have not seen the white light or the colored light through it, उनको ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ये कभी देखा ही नहीं। बल्कि जो फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बी नोइंग, और ऑल दोज हु हैव वॉच द एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग इट। अगर आप चाहो तो एक बार जाके देख ज़रूर लो, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई एक्सपेरिमेंट निकाल कर देखो, आपको किसी भी लाइट का, आप वाइट लाइट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट निकाल के देखो। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप एक्सपेरिमेंट देखो कैसे होता है, नो। व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू इज़, आप वहाँ पे जाके सीधा रिजल्ट देखो, आप उसमें सीधा देखो ऑब्जर्व क्या कर रहा है वो। तो ऑब्जर्व करते टाइम ऐसी एक फिल्म होती है, सिंपल सा मैं बताऊँ तो, मैं बहुत डिटेल में मैं कोई डिटेलिंग नहीं देना चाहती उसके बारे में। मैं चाहती हूँ आप उसमें जाके टॉपिक में आप डायरेक्ट फोटो देखो, आपको समझ आ जाएगा सब, ठीक है। तो आपके पास ये पूरी डिस्प्ले आप मान के चल सकते हो, और ये डिस्प्ले भी ऐसे नहीं होगा जैसे आपको मैंने दिखाया है। इंस्टेड आपकी जगह यहाँ पे एक इस तरह से आपको एक एंड मिलेगा, और ये एंड क्या है आपका, जैसे एक माइक्रोस्कोप का एंड होता है ना, वैसे एक एंड होगा, और इसमें एक लेंस लगी होती है। आपको इसमें दिख क्या रहा होगा वो मैं ऊपर दिखा देती हूँ। तो ऊपर आपको अलग अलग, जैसे सोडियम के लिए आप चेक करते हो, तो सोडियम के लिए आपको ऐसे 2 लाइन्स शो होती है, 2 लाइनें आपको ऐसे में इसलिए दिखेगी, हो सकता है थोड़ी पास दिखे, थोड़ी सी दूर दिखे, जैसे भी आपको दिख रही होगी, आपकी वो स्लिट के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 लाइनें दिख रही होंगी। वैसे ही अगर हम कोई रिजिड रोटेटर कोई भी एक रैंडम लेकर चल रहा है, उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करे, तो हो सकता है उसमें ऐसी ऐसी कलरफुल लाइंस आ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो कलरफुल लाइंस है ना, बेसिकली यही कलरफुल लाइंस को हम कहते हैं, इसका ये स्पेक्ट्रम है। तो वैसे ही जब हम एक विबग्योर लेते हैं, मतलब जब हम एक वाइट लाइट लेते हैं, तो उसमें अलग अलग कलर लाइन आती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको, चलो मैं इतना डेप्थ में नहीं बताऊँगी, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं इसको एकदम छोटा में बताऊं, जैसे वायलेट मान लो, पहला वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड है, इस फॉर्मेट में आपको लाइनें देखने को मिल सकती हैं। अब मैं फिर से ये एक ही बात रिपीट करती हूँ कि अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंट देखोगे, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन अभी केमिस्ट्री के लिए उतनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेप्थ में नहीं चाहिए आपको, इसलिए मैं उतनी डेप्थ में नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। इन केस यू आर समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड, हु हैज़ ज़ील टू डू इट, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, दे आर रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी हमें उससे काम है नहीं, हम यहाँ पे अपने स्पेक्ट्रम पे फोकस करते हैं। तो हमें ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है। कैसे करेंगे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, तो आ जाओ दिखाती हूँ।
ओके, तो here we have ई जे की वैल्यू है एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन. फ्रॉम वेयर हैव वी ड्राइव्ड दिस एक्सप्रेशन? सो दिस एक्सप्रेशन वॉज ड्राइव्ड फॉर द आर्टिकल दैट वी डिड फॉर द रिजिड रोटेटर. रिजिड रोटेटर के केस में हमने ये साफ साफ ऐसे ही पूरा का पूरा निकाला था. आए थे ये वैल्यू हमारे पास में, बस वही वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ यूज़ की. तभी मैंने कहा पहले रिजिड रोटेटर करना है और उसके बाद डायटोमिक मॉलिक्यूल, ताकि वहाँ आप जो वैल्यू यूज़ करो यहाँ उसको डायरेक्टली, मतलब जो आप वहाँ पे ऑब्टेन करते हैं यहाँ हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. जब भी आप एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लिख कर आ रहे हो, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम आप लिख कर आ रहे हो, इन केस इट्स फॉर 3 मार्क्स, इतना इनफ है जो मैंने प्रोवाइड किया. इन केस अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप ऊपर से रिजिड रोटेटर का थोड़ा सा कंटेंट देना चाहो तो आप दे सकते हो उसमें. अदरवाइज़ 3 मार्क्स में इतना काफ़ी है. लेकिन अगर 5 मार्क्स का आ गया तो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर 5 मार्क्स. आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करके ज़रूर आना. अदरवाइज़ एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो 1 मार्क डिडक्ट करता है या 2 या मोर देन दैट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. आप इसमें लिख के ज़रूर आना ई जे कौन है. और जैसे मैंने मेंशन किया कि जे की वैल्यू 0 से लेके, अब मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाना भूल गई, यहाँ पे आप डॉट्स चाहे लगा लेना. इट इज़ 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ मर्जी तक जाता है. इन केस यू आर नॉट राइटिंग दिस डॉट 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 वाला सीन, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि 0 है, 1 है, 2 है और 3 है. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोट हो जाती हैं. अब इसके बाद क्या है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन जो बहुत कॉमन है, दैट इज़ E इक्वल्स टू H nu. For all those physics students, for them it's very common, they use it almost in every single semester. यहाँ हम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स में थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम बाद आता है, तो इतने में काफ़ी के दिमाग से निकल जाता है एक्सप्रेशन. बट डोंट फॉरगेट दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर लोअर क्लासेस. +1 एंड +2 में यही तो किया है. अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होती है. E यहाँ पे क्या है बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, एनर्जी है. न्यू क्या है, न्यू हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ हम E की वैल्यू H न्यू कह देंगे. हम वैसे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज़ पहले भी करा चुके हैं, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग इन केस यू हैव फॉरगॉटन द थिंग्स और यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट. तो E की वैल्यू आ गई H न्यू के बराबर. ठीक है, तो आप बोले यार E के लिए थी तो E J की क्या आ जाएगी, H न्यू J. ईजी है. ओके, एक और एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू या न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू. मुझे लगता है ये ईजियर है याद रखने के लिए. एंड सी न्यू बनाने में मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, ये ऐसे आएगा आपका न्यू. ठीक है, तो मैं इसको जान के ऐसे बना रही हूँ इन केस मैं बार बार रिपीट करी इट्स न्यू. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद वी एंड न्यू. न्यू एज ड्रॉन लाइक दिस, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधे से जल्दी से ये बना रही हूँ. अब सी की वैल्यू होती है लैम्डा न्यू. सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू. बस इतना से याद रख लो, दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आप इसके बन जाते हैं. तो हमने यहाँ पे न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा लिखी, तो यहाँ पे न्यू जे था इसलिए वैल्यू सी बाय लैम्डा जे आ गई. तो यहाँ से आप लैम्डा जे की वैल्यू ड्राइव कर सकते हो. तो लैम्डा जे की वैल्यू ओके. अब ये क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था. यहाँ पे अब हम वेव नंबर का कंसेप्ट उठा कर ले आए हैं, तो वेव नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो वो आप ये देख सकते हो जो हमने यहाँ यूज़ किया कि जो लैम्डा है और जो वेव नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने वो बात यहाँ पे लिखी. तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, अब इसमें एक बार यूज़ करो, एक न्यू लगाकर इस पर एक बार लगाओ, तो ये रिप्रेजेंट कर देता है वेव नंबर को. ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी इसमें जो फ़र्क है ये ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे आप दिखा सकते हो इस तरीके से. ठीक है, तो वेव नंबर, हम इस वेव नंबर के कंसेप्ट को मेंटेन करके चल रहे हैं और आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. कहता है यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो जी, ई एज इट इज़, ई जे एज इट इज़, एच एज इट इज़. न्यू की जगह हमने सी बाय लैम्डा पहले यूज़ किया. ठीक, और फिर लैम्डा 1 बाय लैम्डा को हमने न्यू लिख दिया, न्यू बार, तो जिसके कारण क्या हो गया एच सी न्यू बार. और ये जे के लिए था तो न्यू जे बार. डन, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो यहाँ तक हमारा हो गया ड्राइव. आगे क्या हमारे पास है, हम यहाँ पे न्यू जे की वैल्यू निकाल लेंगे. तो न्यू जे की वैल्यू हमारी आ जाएगी ई जे डिवाइडेड बाय एच सी. ठीक है, तो एच सी के साथ डिवाइड करते, ऐसे में अगर करके दिखाऊँ तो एच और सी के साथ डिवाइड करती तो क्या होता, एक एच की इस एच के साथ कटिंग हो जाती एंड एक सी जो है ये मेरा डिनोमिनेटर में मैं नीचे लिख सकती थी. डिवाइड ही करना था तो मैं डिनोमिनेटर में डायरेक्टली लिख दूंगी. ठीक है, इन केस यू आर गेटिंग प्रॉब्लम, मैंने ये ऐसे किया था, मतलब इस तरह से लिखा था जान के ताकि कटिंग हो जाए, ऐसे दिखा दूँ मैं आपको, और सी इसलिए डिनोमिनेटर में चला गया. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आ गया. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यू जे की वैल्यूज़ आ गई हैं. क्या है न्यू जे की वैल्यू, इट इज़ ई जे बाई एच सी
एंड इसी वैल्यू को हम कहने वाले हैं ई जे बार। ई जे बार, तो ई जे बार क्या है? ई जे बार आपका ई जे बाय एच सी है। तो बस यही चीज़, इतनी सी ही चीज़ यहाँ पे ड्राइव की है, बाकी सब तो समझना ही है। क्या है यहाँ पे? आप देखो, कहता है यहाँ पे आपके पास कहता है h/8 पाई स्क्वायर IC जो है ये सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म। अच्छा हाँ, लैम्डा हम मीटर में, मैंने पहले भी करा रखा सारे टॉपिक्स, लैम्डा हम मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में ऐसे सब लेते हैं। तो हम जब लैम्डा का इन्वर्स करेंगे तो वो पर सेंटीमीटर, पर मीटर, पर नैनोमीटर ऐसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे न्यू बार मतलब वेव नंबर है उसके यूनिट्स भी पर सेंटीमीटर के ऑर्डर के आए हैं। तो कहता है ये जो बड़ी सी वैल्यू ना आपकी h/8 पाई स्क्वायर IC, कहता है इसको b मान लो। ये चीज़ जब मैं पीछे बता कर आई हूँ है ना, यही सारी वैल्यू थी ना, तो उसको हमने किसकी जगह मान लिया? b की जगह हमने मान लिया है। यही आपका वेरिएशन है, ठीक है, ध्यान देना। अब उसके बाद अब कहता है ई जे की ना फिर ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। कैसे आई होगी वैल्यू पॉसिबल? यहाँ डाल के देख लो। पहले जे की वैल्यू 0 डालो तो ई जे की वैल्यू 0, फिर जे की वैल्यू 1 डालो तो ई जे की वैल्यू 1 × 2 कर दोगे ऊपर, तो उसकी कटिंग होकर ये 2 भी आपको प्रोवाइड करेगी। आप क्या है, बी तो एज इट इज़ है ना, बी को अब छोड़ो, ये सारा बी हो गया, इसको छोड़ दो। क्या बच रहा है? जे × J+1, पहले 0 × 1 0, इसलिए 0 आ गया। अगला क्या है? 1 × 2 2, फिर उसके बाद आपके पास क्या है? 2 × 3 6, ठीक है, फिर उसके बाद 4 × 3 12, मतलब 3 × 4 12 हो गया आपके पास। बस ऐसे ऐसे हम इसमें वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो ये हमने वैल्यू निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है। तो यहाँ तक लिखने का मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। हमने यहाँ पे ई जे की वैल्यू लिखी है। ई जे की वैल्यू कैसे कैसे लेकर आ रहे हैं? बस यहाँ पे जे एंड J+1 में कभी 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, ऐसे ऐसे हम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं और ये अप टू सो ऑन जाएगा। यहाँ पे डॉट 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 लगा देना। इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट डॉट 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 इन दिस फॉर्मेट, ऐसे डॉट 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 लगती नहीं है इसमें डायरेक्टली। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि 0 1 2 3 के आगे डॉट 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 लगानी है आपने इस तरह से। तो ये हमारा बन गया ई जे, और यही ई जे बार ही हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यही आपको फ़र्क आ जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बीच में और आपने वो जो एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए थे उनके बीच में। अब कहता है एक चीज़ याद करो, सिलेक्शन रूल्स फॉर द रोटेशनल। याद ना हो तो अभी मैं बता रही हूँ, याद आ जाएंगे। डेल्टा जे की वैल्यू +-1 के बराबर ही होनी चाहिए। अगर 0 है या 1 से बड़ी 2 3 4 है या -1 से आप बोल लो छोटी वैल्यूज़ जैसे -2 -3 -4 है, तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा डेल्टा जे अगर आपकी ये सब वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होगा, ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होंगी। करेक्ट, ये हम बात कर चुके हैं, इसलिए बस जल्दी से इसके बारे में बताया है। डेल्टा जे की वैल्यू +1 आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है, जब डेल्टा जे की वैल्यू -1 आती है तो एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। अब हम क्या करेंगे, हम डेल्टा जे की वैल्यू +1 बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सारी वैल्यू आप देखना रोटेशन के लिए हम +1 के बेसिस पे हम इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाकर चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, बोला जे ले लो 0, एक जे ले लो 1, क्या बनेगा? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 1 - 0। करेक्ट। डेल्टा जे क्या होता है? अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो सिंपल सोचो ना, डेल्टा चेंज मतलब चेंज इन जे, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ जे माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ जे। तो फाइनल वैल्यू 1 मान लो, इनिशियल वैल्यू 0 मान लो, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 1, तो डेल्टा जे की वैल्यू आ गई +1। तो बस यही हमने यूज़ किया। कहता है जब आपकी जे की वैल्यू 0 थी तो ई जे की वैल्यू 0, ठीक है, जब आपकी जे की वैल्यू 1 तो ई जे की वैल्यू 2। अब इसको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा इसमें लिखने में मैंने जो लिखा है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो। मैंने ऐसे लिखा है, ई है, बार है, ई के पैर में जे लिखा है और जे को बताया यार ये जे जो है ना वो 0 के बराबर है। फिर बताइए जो ई जे ने ये पूरी टर्म 0 के बराबर है, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, मेरे को वहाँ थोड़ा होच पोच थोड़ा सा लग रहा है कि क्योंकि लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग होती तो ये थोड़ा और क्लियरली हो जाती है, या मैंने बहुत बड़ा लिखती थोड़ा साइज़ में, जैसे अभी मैंने लिखा तो वो क्लियर हो जाता है अभी, लेकिन अब क्लियर हो चुका होगा कैसे लिखना है। पैरों में लिखा है जे = 0, ठीक, तो ये हमने कर दिया। तो कहते हैं इसमें डेल्टा जे की वैल्यू क्या आएगी +1। तो आप इसमें क्या करो, अब इसमें आप E ऑफ J1 माइनस E ऑफ J = 0, मतलब हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो कर दिया ना 2b - 0। कैसे? 2b - 0, तो ये आ गया 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो मतलब म्यू ऑफ J = 0 से लेकर जब हम J = 1 पे जा रहे हैं, नीचे वाले लेवल से जब हम J = 0 वाले लेवल से 1 पे जाते हैं तो 2b सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा क्या हो गया, वेव नंबर। ठीक है, अब सिमिलरली अब आप इसमें ना आप चाहो तो इसमें बड़े सारे केसेस बना सकते, 5-7 केसेस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या लिया, इसमें हमने लोअर लेवल ले लिया 1, अपर लेवल कितना ले लिया है 2, लोअर लेवल 1 अपर लेवल 2, फिर से लोअर लेवल 1 अपर लेवल 2, फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1
1 होगा तभी यूज़ किया है। यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया 2 और 6 को, तो आंसर आ गया इनमें चेंज कितना है 4 सेंटीमीटर इनवर्स। कहता है इन जनरल अगर आप देखना चाहो तो क्या आ जाता है, कहता है बी इंटू जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 माइनस बी इंटू जे प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मेट आता है और इसका आप सॉल्व करो तो ये इस फॉर्मेट में आपके पास वैल्यू दे देता है। तो आपका ये जनरल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जे की वैल्यू जब 0 है तो डाल के देख लो, बी इंटू 1 इंटू 2 मतलब बी ऑफ 1 इंटू 2 माइनस बी ऑफ 1। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटू जे भी आना चाहिए। ओके, नोट्स जो होते हैं वो बुक से लिखते टाइम कभी कभार रह जाता है, या फिर हो सकता है बुक में भी मिसिंग हो, लेकिन यहाँ होना चाहिए क्योंकि मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करते ही समझ लिया हाँ यहाँ पे 0 आंसर क्यों नहीं बन रहा, तो इसका मतलब जे आना था यहाँ पे। देखो क्या है, b को j इंटू जे प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला यही था ना b इंटू जे प्लस 1। फिर क्या हुआ, फाइनल करने के लिए हमने एक लेवल बढ़ा दिया, तो जो j था वो बन गया j प्लस 1, जो j प्लस 1 था वो बन गया j प्लस 2। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ईजी हो गया। तो इसका आप लिख सकते हो ये डायरेक्टली क्या होगा 2 इंटू बी जे प्लस 1 के बराबर। तो जब 0 लेवल डालो j के लिए तो कितना बनेगा, ये भी आपके पास ओके फाइनल माइनस इनिशियल के बेसिस पे जब डालोगे तो इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो आपकी ऑब्टेन होती रहेंगी। जैसे ये जो आपको वैल्यू देगा 0 डालने पे आता देता है, जब आप 0 से 1 वाले पे जाओगे तो इतना फ़र्क आएगा। ठीक है, ओके तो तब 0 से 1 जाता है तो 2b आता है, इसलिए आपको 2b का फॉर्मेट को आपको शो करके देगा जब आप 0 पुट करते हो j की वैल्यू। वैसे जब आप वैल्यू बढ़ाकर 1 पुट करोगे तो ये आपको अपनी अगली वैल्यूज़ देना सब शुरू कर देगा। वेल आई गेस, और जैसे आ जाता है ना 1 प्लस 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, तो ये आपको फ़र्क दे रहा है। आप बोल सकते हो कि जैसे यार यहाँ पे हमने तो 0 2 6 12 की थी, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कभी 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, ऐसे डिफरेंस आ रहा है। क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो थी एनर्जीज और ये है इनमें डिफरेंस। अभी जो मैं आपको अभी ग्राफ कराऊंगा ना, इससे ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कहता है रोटेशनल एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइन्स। कहते हैं जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है ना उसमें लाइन्स आती है। कैसी कैसी लाइन आती है, कहते हैं 0 पे एक लाइन आती है, एक 2b पे लाइन देखने को मिलती है, एक 4b पे देखने को मिलती है, एक 6b पे, एक 8b पे लाइन मिलती है। ये जो लाइन है इनमें इक्वल स्पेसिंग होती है, तभी मैंने कहा था इक्वली स्पेस्ड करना बाय कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर। तो कहता 0 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 6 है, ऐसे हो रहा है। तो कहता वेव नंबर में कांस्टेंट डिफरेंस भी है और इसको हम फ्रीक्वेंसी की सेपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी थी, यही इसका डिफरेंस है रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर के साथ। तो इसको देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बोला 0 लेवल के लिए हमारी कितनी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, फिर उसके बाद चलो यहाँ से ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वाले को देखते हैं। जे की वैल्यू 0 के लिए एनर्जी की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 के लिए 2b, 2 के लिए 6b, 3 के लिए 12b, 4 के लिए 20b, 5 के लिए 30b, करेक्ट। उसके बाद अलाउड ट्रांजिशंस कौन से, जिनमें डेल्टा जे की वैल्यू आई +1, तो हम 0 से 1 जा सकते हैं, +1 आएगा। फिर हम 1 से 2 जा सकते हैं, फिर हम 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, ऐसे ऐसे जा सकते हैं ना ऊपर। इनमें क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे 4 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे 1, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लेवल किए। डार्क लाइन यही शो करी, जो डार्क एरो है ना ये शो करे कि भाई ये हुई है ट्रांजिशन। डॉटेड लाइन क्यों शो किया वो हम बता देते क्यों शो की है। अभी डार्क लाइन देख लो, यहाँ क्या जा रहे हैं 0 लेवल से 2b लेवल पे जा रहे हैं, फिर 2b लेवल से किस पे जा रहे हैं 6b पे जा रहे हैं, 6b से 12, 12 पे 20, 20 से 30, ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं कि लो जी 0 से सीधा एरो बना लो, वो लेकिन अलाउड नहीं होगी क्योंकि उसमें डेल्टा जे की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 1 और -1 आ जाएगी। ओके, अभी लाइन नीचे एक्सटेंड करके क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आपको स्पेक्ट्रम शो करना चाह रहे हैं अपना, कि देखो हमने नीचे स्पेक्ट्रम बनाया है तो उसके लाइन्स वहाँ से ही तो उठाई है, तो देखो आपने वहाँ से कैसे कैसे लाइन्स उठाई है, ध्यान से इसको ज़रा देखिए। ये वाली लाइन एज इट इज़, ये वाली लाइन एज इट इज़, ऐसे ऐसे हमने ये लाइन्स जो है हमने यूज़ करके वो ट्रांजिशंस के लिए, वो जो जे इक्वल्स टू लोअर लेवल से अपर लेवल पे जो जा रहा था, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये ट्रांजिशंस की लाइनें लगाई हैं। ये नीचे क्या है आपका सेंटीमीटर इन्वर्स में ये आपका लिखा है। अब वो आएंगी कैसे, देखो मैं बताती हूँ। एनर्जी डिफरेंस था ना, ये आपका एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मेट था, जिसे हम क्या लिखते थे, ई ऑफ 0 से लेकर 0 प्लस ई ऑफ जे इक्वल्स टू 0 से लेके ई ऑफ जे इक्वल्स टू 1, वो कर रहे थे ना। उसमें जो एनर्जी डिफरेंस आया था क्या आया था, पहले में 2 आया था, अगले में 4 आया था, अगले में 6 आना था, मैंने बताया। तो बस वही चीज़ है। तो देखो आपको जब आप 0 से
2b पे गए मतलब जो आप 0 लेवल से 1 लेवल पे गए अकॉर्डिंग टू जे की वैल्यू, तो आप में डिफरेंस आया 2b का। फिर जब आप 2b से 6b में गए तो आंसर आया 4b, मतलब 4b का फ़र्क आया, तो हमने एक लाइन लगा दी 4b के लिए। फिर जब हम 6b से 12b पर गए तो डिफरेंस आया 6b का, तो लाइन लगा दी 6b। देखो इसी के लिए लगाई है, ये है ना दोनों में, तो इसके लिए लाइन के लगा दी 6b। तो आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली ये लाइंस जो है वो बन जाएंगी। आप इसको बनाकर एक बार चेक जरूर करना टॉपिक्स को, दोनों टॉपिक्स को इंटरमिक्स मत कर देना। रिजिड रोटेटर का टॉपिक जो है वो एनर्जी लेवल्स बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम ये लाइन बार बार ये रिपीट ना करने पड़े। हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास b की वैल्यू किसके बराबर है, h/8 पाई स्क्वायर IC इसके बराबर है, ठीक है। और इसके पास जो वैल्यू है वो क्या है, h²/8 पाई स्क्वायर I, ठीक है। तो बस वहाँ से HC हमने डिवाइड में ही लिया है और कुछ खास इसमें फ़र्क अपना है नहीं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इतने से फ़र्क के अलावा बाकी चीज़ें सेम है, 2, 6, 12, 20, 2, 6, 12, 20, ठीक। तो सिमिलर ही हमारे पास इसमें बन के आने वाले हैं, बस हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं। दोनों टॉपिक्स इकट्ठे कब करने हैं, जब 5 से 7 मार्क्स का रिक्वायरमेंट आया। अलग अलग कब करना है, जब 3-3 मार्क्स का आया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो।